गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरे नए टॉपिक के साथ अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ। मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर रजनी रैकवार और आज का मेरा टॉपिक है आपका इंटेग्यूमेंट्स इन वर्टिब्रेट, मतलब कि कशेरुकियों में त्वचा। त्वचा जिसे सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि जो हमारे शरीर के ऊपर रक्षात्मक आवरण के रूप में जो हमें दिखाई देती है उसे त्वचा कहा जाता है। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में ये मेरा बीएससी बेट सेकंड सेम के थर्ड यूनिट का टॉपिक है, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट में मैं सबसे पहले मैं आपको स्किन के बारे में बता दूंगी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट। इसके बाद में कंपैरेटिव स्टडी आपको बताऊंगी। तो इंटेग्यूमेंट ऑफ स्ट्रक्चर में, इंटेग्यूमेंट ऑफ स्किन में सबसे पहले हम डेफिनेशन शुरू करते हैं कि इसकी आखिर परिभाषा क्या है। डेफिनेशन: जंतुओं के शरीर के बाहरी आवरण और उसकी रूपांतरित संरचनाओं को इंटेग्यूमेंट कहते हैं, जो शरीर की रक्षा के साथ साथ शरीर के सबसे बड़े एवं जटिल तथा महत्वपूर्ण अंग का कार्य करती है। मतलब कि हमारे शरीर का ये बाहरी रक्षात्मक आवरण रहता है और इससे कन्वर्ट होके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं इस वीडियो में आपको अंदर भी बताऊंगी, जिससे नेल्स बनते हैं, हॉर्न्स बनते हैं, हूफ्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटेग्यूमेंट या त्वचा का जो रूपांतरित संरचनाएं होती हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। ये रक्षात्मक आवरण और रूपांतरित संरचनाएं हों, ये सब मिलजुल कर ही इंटेग्यूमेंट बनाते हैं। अब हम डेफिनेशन के बाद आते हैं फंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट पे। फंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट मतलब कि त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य में सबसे पहला कार्य है इसका प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, मतलब शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा त्वचा जंतुओं के बाह्य वातावरण में हुए, त्वचा का क्या कार्य रहता है कि बाह्य वातावरण परिवर्तन को बचाती है और शारीरिक ताप को स्थिर बना के रखती है। ये बॉडी का प्रोटेक्शन करती है, शरीर के पूरे ताप को एक सा बना के रखती है। और यह निम्न प्रकार शरीर की कैसे रक्षा करती है: दबाव से, घर्षण से, धक्के से, हानिकारक गैसों से, द्रव से उत्पन्न हानियों से इसकी रक्षा करती है। ठीक है, अब इसमें उपस्थित बहुत सारे प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, बॉडी में, स्किन में हमारे बहुत सारे प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे स्केल्स हैं, बोनी प्लेट्स हैं, फैट है, फेदर्स हैं, हेयर्स हैं। और ये बाह्य आघात जो होते हैं, बाहर से जो अटैक होता है उसकी तीव्रता को कम करते हैं। शरीर से पानी के वाष्पीकरण की गति को धीमा करके किसी हानिकारक बैक्टीरिया या फंजाई या अन्य सूक्ष्मजीवों का प्रवेश इसमें नहीं होने देती है शरीर के अंदर। ठीक, सेकेंडरी हमारा टॉपिक आता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो पिगमेंट होते हैं वो तेज प्रकाश की किरणों के हानिकारक रासायनिक पदार्थों से हमारे आंतरिक अंगों की, शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अब सेकंड है हमारा हेल्प ऑफ लोकोमोशन, मतलब होता है चलने में सहायता देना या गमन में सहायता करना। ठीक है, अब इसमें भी जैसे फिन्स हैं, फिन्स में स्केल्स, फिन्स के फिशेस जो होती हैं, फिशेस के फिन्स में पाई जाने वाली डर्मल फिन रेज जो होती हैं, ठीक है, तथा मेढक, कछुआ, जली पक्षी जितने होती हैं, उन सबके पैरों में पाई जाने वाली जो स्किन होती है वो जंतु, इन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। सेकेंडरी है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की फिंगर्स में पाए जाने वाले जो एडेसिव प्लेट्स होते हैं, जैसे कि टोड, मेढक हुए, कछुआ हुए, इनके पैर में जो एडेसिव प्लेट्स पाए जाते हैं उनमें रेप्टाइल्स की अंगुलियों में उपस्थित पंजे इन जंतुओं के पेड़ों की दीवारों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आर्बोरियल, मतलब जो वायवीय प्राणी होते हैं, जैसे जितने भी पक्षी होते हैं, इन पक्षियों के फेदर्स, पंख की छोटी पूंछ, चमगादड़, उड़ने वाली छिपकली में पटेजिया या पंख हवा में उड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, इनका थर्ड, अब थर्डली आता है डर्मल एंडोस्केलेटन। डर्मल एंडोस्केलेटन में त्वचा की डर्मिस, जैसे कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल्स हुए, कछुए हुए, में बोनी डर्मल आर्मर, ठीक है, ये कन्वर्ट होकर स्किन की शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, डर्मल एंडोस्केलेटन जो होते हैं हेड शील्ड्स के रूप में मस्तिष्क को संवेदी अंग, कुछ शरीर के नाजुक अंग होते हैं जिनके ऊपर ये जिनके अंगों को दबने से बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और यह दांतों के भी कुछ भाग का निर्माण करते हैं, डर्मल एंडोस्केलेटन। चूंकि डर्मल लिखा है, डर्मल मतलब आंतरिक सतह। ठीक है, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि जो इंटेग्यूमेंट होता है उसका निर्माण किन दो स्तरों से मिलकर बनता है, जिसमें एक होता है डर्मिस। अब फोर्थ नंबर है सिक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, मतलब उपयोगी पदार्थों का स्त्रवन। त्वचा में
बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड हुई, पॉइजन ग्लैंड हुई, यूरोपाइजियल ग्लैंड्स हुई, सेबेसियस ग्लैंड्स हुई। इनके द्वारा जो पदार्थ सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनसे सिक्रेशन होता है, इनसे भी हमारी त्वचा का इनसे भी हमारी त्वचा का क्या होता है, हमारी त्वचा की रक्षा होती है। जैसे जलीय प्राणी जैसे कि मछली, मेढक में म्यूकस ग्लैंड्स का स्रवण होता है जो त्वचा को चिकना नम बनाती हैं। मैं आगे आपको जब मैं एपिडर्मल ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगी तो मैं इन्हें डिटेल से बताऊंगी। और जैसे पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं, ये पीड़ादायक आक्रामक सिक्रेशन करती हैं, आक्रामक सीक्रेंट्स का सिक्रेशन करती हैं जो जीवन से उनके शत्रुओं की रक्षा करती है। ठीक है, डर्म इसमें इस पॉइंट में। अब उसके बाद त्वचा में उपस्थित यूरोपाइजल ग्लैंड होती हैं जो कि स्रावित तेल पंखों को चिकना बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड होती हैं जो फीडिंग टाइम में, चिल्ड्रंस के फीडिंग टाइम में मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क का सिक्रेशन होता है उससे शिशुओं को पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा स्तनपोषियों की त्वचा में सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, फीमोरल ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स इनमें पाई जाती हैं जो कि यूजफुल सब्सटेंस का सिक्रेशन करती हैं, जो कि हमारी त्वचा को की रक्षा भी करता है और उन्हें काफ़ी मतलब उनमें काफ़ी सारी चीज़ों का सिक्रेशन करता है जिससे कि त्वचा की रक्षा भी होती है और उन्हें सहायता मिलती है। अब उसके बाद आती है फॉर स्टोरिंग फूड। फॉर स्टोरिंग फूड मतलब कि पोषक पदार्थों का एकत्रीकरण करना। ठीक है, त्वचा फैट जैसे फैट जैसे पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको संग्रहित करने का कार्य करते हैं। कुछ ग्रंथियां या कुछ सेल्स इनमें ऐसी होती हैं जो फूड का सीक्रेशन करती हैं, स्किन में पाई जाने वाली। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेम्परेचर कंट्रोल पे। टेम्परेचर कंट्रोल में ताप नियंत्रण के लिए कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि ताप का नियंत्रण करती हैं। समतापी जंतुओं की त्वचा में बनी अनेक रचनाएं शरीर की गर्मी निकलने से रोकती हैं, जैसे बाल, वसाएं, पिच या फेदर्स आदि। ये रचनाएं ताप वहन के लिए बेकार होती हैं। ठीक है, इसी कारणवश जो स्तनी ठंडे प्रदेशों में होती हैं उनके बाल घने होते हैं और उनकी त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है, क्योंकि इनकी जो मोटी त्वचा होती है वो क्या करती है, वसा को संचित करने का काम करती है। इसके नीचे, इसकी स्किन के नीचे वसा का मोटा स्तर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स में स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो शरीर के वाष्पीकरण को विधि द्वारा ठंडक प्रदान करती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प ऑफ सीक्रेशन, हेल्प ऑफ एक्सक्रेशन, मतलब कि उत्सर्जन में मदद करना। ठीक है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया और लवण इनके रूप में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और इनका उत्सर्जन त्वचा में पसीने के रूप में होता है, जो वास्तव में रासायनिक रूप से एक डाइल्यूट यूरिन जैसा होता है। मतलब यूरिया, अमोनिया, लवण जो होते हैं वो डाइल्यूट यूरिन के रूप में शरीर से पसीने के द्वारा निकलते हैं। ठीक है, इस प्रकार त्वचा में गुर्दों की भांति शरीर के आंतरिक वातावरण को एक सा बनाए रखने में ये सहायक होती है। अब नेक्स्ट है मेरा कैरिंग ऑफ स्टिमुलाई। कैरिंग ऑफ स्टिमुलाई मीन्स होता है उद्दीपनों को ले जाना। त्वचा की डर्मिस में बहुत सारे ऐसे कुटेनियस रिसेप्टर्स या महीन महीन छोटी छोटी नर्व्स जो एंडिंग्स होते हैं, तंत्रिका सूत्र जो होते हैं वो फैले होते हैं। इनका कार्य स्पर्श, दाब और ऊष्मा, शीत आदि के उद्दीपनों को ग्रहण करना होता है। ठीक है, अब लास्ट मेरा पॉइंट है फंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट का, क्रिएशन ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन। इसका मतलब होता है लैंगिक आकर्षण प्रदान करना। मतलब कि एनिमल्स की स्किन में कुछ एनिमल्स की स्किन में या कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो उसकी सेक्सुअल अट्रैक्शन में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुर्गी का रंग एवं कलगी मुर्गी के लिए, और मोर के बड़े और सुंदर जो पूंछ होती है मोरनी के लिए आकर्षण उत्पन्न करती हैं। त्वचा की जो मूलाधार ग्रंथियां होती हैं वो भी इसी कार्य के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देती हैं। तो इंटेग्यूमेंट ऑफ स्किन में मैंने देखा, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, मतलब कि ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन या फिर हमारी बॉडी का क्या करती हैं, बॉडी की रक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती हैं। हेल्प ऑफ लोकोमोशन, गमन में सहायता करती है। ठीक है, कुछ त्वचा में कुछ
त्वचा गमन में सहायता करती है। डर्मल एंडोस्क्लेटन अंतःकंकाल का निर्माण करती है। सीक्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, मतलब त्वचा में पाई जाने वाली बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं, जो हमारी स्किन को बहुत हेल्प करते हैं। स्टोरिंग फूड, वसा के रूप में भोजन का संचय करती हैं। टेम्परेचर कंट्रोल, ताप को नियंत्रित करने में सहायता करती है त्वचा। हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन में सहायता करती है। कैरिंग और मतलब कैरिंग ऑफ स्टिमुला, यानी कि तंत्रिका आवेगों को या फिर उद्दीपनों को ले जाने में सहायता करती है। क्रिएशन ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है, लैंगिक आकर्षण उत्पन्न करना। उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, जो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट मीन्स इसमें जो सामान्य संरचना होती है त्वचा की, उसकी तरफ आते हैं। सामान्य संरचना में यह दो भागों से मिलकर बनी होती है। इसका एक भाग होता है एपिडर्मिस और सेकेंड पार्ट होता है डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस और डर्मिस इन दो से मिलकर बनी होती है। बाहरी एपिडर्मिस, जिसका जिसका निर्माण होता है एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से विकसित होती है। एपिडर्मिस जो होती है, बाहरी स्तर जो होता है वो एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से विकसित होता है। जो भीतरी स्तर जो होता है वो डर्मिस जो होता है वो एम्ब्रियो के मीजोडर्म से विकसित होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एपिडर्मिस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एपिडर्मिस में भी दो पार्ट पाए जाते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है यह एपिडर्मिस का बाहरी स्तर होता है, जो त्वचा की बाहरी जो स्किन होती है उसकी बाहरी सतह का निर्माण करता है, ठीक है। और इसके बाद इस स्तर की कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मृत तथा चपटी, मतलब डेड सेल्स होती हैं, और चपटी होती हैं स्क्वेमस सेल होती हैं, ठीक है, जो त्वचा की बाहरी सतह पर एक कवरिंग का निर्माण करती हैं। इनकी कोशिकाओं में केराटिन नामक हॉर्नी प्रोटीन जमा होता है। केराटिन नामक हॉर्नी प्रोटीन इसकी कैसी होती है, बाहरी स्तर होता है, डेड सेल्स होती हैं, स्क्वेमस सेल्स होती हैं, और इसमें केराटिन नामक हॉर्नी प्रोटीन जमा होता है, ठीक है, जिससे ये कोशिकाएं धीरे धीरे डेड हो जाती हैं और उनकी न्यूक्लियस भी नष्ट हो जाती हैं। सेल में मेन रहता है न्यूक्लियस, जब तक कोशिका जीवित रहती है तब तक उसमें न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जैसे ही कोशिका मृत अवस्था में आ जाती है उसका न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है। तो उसके इनके न्यूक्लियस नष्ट हो जाते हैं और इनकी बाहरी सतह की सब परत समय पर टुकड़े टुकड़े होकर या फिर डैंड्रफ के रूप में हटती जाती है। चूंकि केराटिन प्रोटीन कठोर एवं जल में अघुलनशील होता है, ये जो हॉर्नी केराटिन प्रोटीन होता है ये जल में अघुलनशील होता है, और यह केराटिन युक्त स्ट्रेटम कॉर्नियम बाह्य आघातों, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बॉडी की सिक्योरिटी करती है, रक्षा करती है, साथ ही शरीर की सतह में जल की हानि को भी रोकती है। तो सो फ्रेंड्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम का क्या काम है कि इसमें जो केराटिन प्रोटीन होता है जल में अघुलनशील होता है, डेड सेल्स होती हैं। इसके अलावा ये बाहरी आघातों से, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी रक्षा करती है, और शरीर में जो जल की हानि होती है, मतलब ज़्यादा जल इसकी इनके कारण ज़्यादा हमारी बॉडी से वाटर ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता है, और बॉडी की लॉस को ये कंट्रोल करती है। अब सेकेंडरी आते हैं हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम पर। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो कि इसका दूसरा स्तर है एपिडर्मिस का, ठीक है, यह एपिडर्मिस का आधारी भाग होता है, जो कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की एक परत होती है, ठीक है। यह अपने नीचे डर्मिस से, एपिडर्मिस डर्मिस और डर्मिस से, या डर्मिस से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होता है, ठीक है। और इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, मतलब इनकी सेल जो होती हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं इनकी सेल। और इसके अलावा इससे केवल बाहर की कोशिकाएं कटती हैं, इसकी कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजित होकर स्ट्रेटम कॉर्निफाइड स्तर की मृत कोशिकाओं को रिप्लेस कर देती हैं, ठीक है। अर्थात इस कोशिकाओं से कोशिका द्रव का केराटिनाइजेशन होता है। इसमें केराटिनाइजेशन की प्रोसेस होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, स्ट्रेटम जर्मिनेटम जो कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की परत की बनी होती हैं, इनकी सेल्स जो होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता होती है, और ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम जो होती है वो डर्मिस से एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होती है, और इनमें केराटिनाइजेशन होता है, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट में मैंने आपको बताया कि इसके दो स्तर होते हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम दो भाग पाए जाते हैं, दो भागों से मिलकर एपिडर्मिस की लेयर बनती है। अब हम आते हैं डर्मिस पे। डर्मिस
डर्मिस या कोरियम, कोरियम जिसे हम त्वचा का भीतरी स्तर कहलाता है, मतलब ऊपरी स्तर डर्मिस एपिडर्मिस कहलाता है, और उसके बीच का स्तर जो मेसोडर्म से, जिससे एम्ब्रियो के मेसोडर्म से जिसका निर्माण होता है वो कहलाता है डर्मिस स्तर। यह डर्मिस की यह एपिडर्मिस की अपेक्षा कैसा होता है, मोटा होता है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये मेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ, पेशी फाइबर और तंत्रिका फाइबर, संवेदी अंग, इलास्टिक्स, और ये ज़्यादातर किस्म पाए जाते हैं, मतलब सारी जीवित जो लिविंग सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर वो कौन से पार्ट में पाई जाती हैं, डर्मिस में पाई जाती हैं। कभी कभी पिगमेंट जो ग्रेन्यूल्स होते हैं एपिडर्मिस की कोशिका में भी पाई जाती हैं। ठीक है, भोजन के रूप में कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स एनिमल जो होती हैं उनमें डर्मिस के नीचे फैट जो होता है भोजन के रूप में इनकी विशेष प्रकार की कोशिका में संचित, मतलब डर्मिस एक प्रकार से फैट का स्टोरेज करने का भी, फैट को स्टोरेज या वसा का संचय करने का काम भी करती है। इन कोशिकाओं को एपिडोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, डर्मिस जो होती है, एक बार फिर से बता देती हूँ, डर्मिस या कोरियम जो भीतरी स्तर होता है, इसका निर्माण कनेक्टिव टिश्यू से होता है और इसमें सारी ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ ग्लैंड, पेशी फाइबर्स आदि सभी इसी डर्मिस भाग में पाई जाती हैं। और कभी कभी इसमें जो कुछ कोशिका मतलब सेल्स ऐसी होती हैं जो कि फूड का सीक्रेशन या वसा के रूप में वसा का संचय करने का काम इन इनकी इसकी कुछ कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन कोशिकाओं के एपिडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको इस पार्ट में इंटेगुमेंट ऑफ वर्टिब्रेट की डेफिनेशन, फंक्शन, जनरल स्ट्रक्चर्स बताए। अब मैं आपको उनके डेरिवेटिव्स की जानकारी दूंगी, डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगी। डेरिवेटिव्स के बारे में मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर नोट करना है और इसकी स्टडी करना है। मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एंटेगुमेंट्स एंड डर्मिस, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स के साथ फिर आपसे मिलूंगी। ठीक है, थैंक यू।